जय हिंद दोस्तों। हम लोग BSPHCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का ये सेट नंबर 5 है, जो हम लोग फुल सेट 100 क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं। और ये सेट 100% सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से जो है प्रश्नों की संख्या 20 पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, और जीके जीएस के भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हो गया टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग जो है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी सिलेबस के अनुरूप हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये सेट नंबर हमारा है 5। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। अब बताइए कि मेगास्थनीज की पुस्तक, इसमें से बताना है आपको कि किसने कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इनमें से कौन सा। तो देखिए मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की है। ये ध्यान रखना है, इंडिका पुस्तक किसकी है, तो इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज की है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। अब बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे वो कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देखिए हर्षचरित जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, हर्षचरित के याद रखना है कि बाणभट्ट इनकी पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखा, तो बाणभट्ट जी ने लिखा। फिर वहीं पे आप देख रहे होंगे सेकंड नंबर जो है मलाविका गिनित्रम, ये लिखा है कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब याज्ञवल्क्य की है ये पुस्तक, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले राजा कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य की जो पहले राजा थे वो कौन थे, हरियर थे। ठीक है, हरियर प्रथम, हरियर और बुक्का ही तो स्थापना किया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्रथम राजा थे हरियर प्रथम, ये इनका समय जो है 1336 से 1356 माना जाता है। और ये जो है इनकी जो विजयनगर राज्य की अगर राजधानी पूछे तो कर्नाटक थी, हम्पी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1875 में जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मद जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो पहले जो था जब स्थापना हुआ था इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। यह सीधा एग्जाम में पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। लेकिन इसका पहले नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना जो है किसने किया था ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। और सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था। किसने किया था, सैयद अहमद खान जी ने इसकी स्थापना किया था, ये ध्यान रखना है। इनकी सर सैयद अहमद खान की एक पुस्तक भी है, ध्यान रखना है, द काउजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द काउजेज ऑफ द, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, इसलिए हमको बता दें, इंडिया जो है रिवोल्ट। 1857 की जो क्रांति थी ना, ठीक है, उन्हीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द काउजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, क्या कारण रहा था कि जो भारत में ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, इसी पे इन्होंने पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखना है। हमने देख लिया 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया। स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो सैयद अहमद खान ने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोहन सिंह भाखला 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किसके अध्यक्ष थे। तो जो सोहन सिंह भाखला थे वो अध्यक्ष क्या चीज के थे भाई, तो ये इन्होंने ही गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। सोहन सिंह भाखला ने क्या चीज की स्थापना किया था, इन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था, 1913 में किया था। ये क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो ये सब आपको क्या है मालूम होना चाहिए। तो सोहन सिंह भाखड़ा 1913 में जो है अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गद्दर पार्टी के क्या थे, ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखना गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखड़ा। इसकी स्थापना 1913 में किया किसने, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाला हरदयाल ने किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह भाखड़ा। बाकी इस दल के जो है बहुत सारे नेता थे, जैसे रामचंद्र थे, ठीक है, बरकतुल्ला था, बरकतुल्ला जी थे, रास बिहारी बोस जी थे, राजा महेंद्र प्रताप थे और मैडम भीकाजी कामा। ये सभी जो थे किसके, गद्दर पार्टी के सदस्य थे, मेंबर थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो गद्दर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1913 में। किसने किया, लाला हरदयाल ने। प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सोहन सिंह भाखड़ा को बनाया गया। इसके मेंबर में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और मैडम भीकाजी कामा थी। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बताइए किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। तो 22 भाषा किस अनुसूची से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची जो है ना उसी में 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। और 22 भाषाओं में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो है संस्कृत। ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है हिंदी, ये ध्यान रखना है। भारत की अगर राष्ट्रीय भाषा पूछे तो कोई इसका जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, घोषित कोई भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी जो है यूज किया जाता है हिंदी और इंग्लिश को आधिकारिक के रूप में, लेकिन इसका घोषित भाषा राष्ट्रीय नहीं है और ना ही राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 6 नंबर है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति, कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है ना कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति उससे संबंधित है। अब बताइए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से सवाल पूछा है तो अनुच्छेद जो है 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 जो है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ये ध्यान रखना है। और हम सभी जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, भारत के बाद जो है कौन होता है दूसरा सर्वोच्च पद, ये भी याद रखना है कि उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान के दर से लिया गया है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछे तो 63 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब राज्यसभा के बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3, प्रति वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दूसरे वर्ष हर एक 2 साल पर जो है 1/3 मेंबर जो होता है क्या होता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो ये राज्यसभा की क्या है खासियत है, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, तो रिटायर्ड हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, प्रत्येक दूसरे वर्ष। ठीक है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। जो बलवंत राय मेहता समिति है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि ये समिति जो किससे संबंधित है, तो पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में सीधा पूछ देता है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थे, इन्होंने 1957 में भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी, लेकिन किस पंचायती, 5 स्तरीय पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती, 2 स्तरीय या 4 स्तरीय पंचायती। ठीक है, तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किया था। हम सभी देखते हैं, एक होता है ग्रामीण लेवल पर, एक होता है प्रखंड लेवल पर, एक होता है जिला परिषद जिला लेवल पे। तो त्रिस्तरीय पंचायत होता है, आप वोट पड़ता होगा, वोटिंग तो आपको पता होगा। ठीक है, गांव में मुखिया हो जाता है ठीक है, पता होगा। फिर प्रखंड लेवल पर होता है, फिर उसके बाद जो है जिला लेवल पर होता है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि जब बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी तो उन्हीं के जो है तो सिफारिश पे ही पंचायती प्रणाली की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हो गया था। ये ध्यान रखना, कब हुआ था शुरू, तो 2 अक्टूबर
1959 से क्या हो गया था, प्रभावी रूप से शुरू हो गया था, ये ध्यान रखना है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था पंचायती व्यवस्था सबसे पहले शुरू, तो राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसी प्रकार अशोक मेहता समिति आपसे पूछता है, तो अशोक मेहता जो समिति है ना, उन्होंने बताया कि 2 स्तरीय पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने जो है 1977 में, कब, 1957 में, इन्होंने जो है सलाह दिया था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है क्वेश्चन हमारा कि बसंत विषु, क्या कह रहा है, बसंत विषु महाविषु यानी रात दिन बराबर होने के कारण बसंत विषु या महाविषु तो होने का समय जो है विमल इक्विनॉक्स को क्या कहा जाता है, इस दिन किस दिन होता है, रात और दिन जो है बराबर होता है, तो ये 21 मार्च को। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो विषुवत जो होता है ना, वो क्या होता है, पृथ्वी की एक ऐसी स्थिति होती है जहां सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और दिन और रात क्या हो जाता है, उसके कारण बराबर पड़ जाता है लंबवत पड़ने के कारण। और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। तो 21 मार्च भी याद रखना है, और क्या रखना है, 23 सितंबर भी याद रखना है। ठीक है, तो 23 सितंबर को भी क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर को भी। और 21 मार्च को भी क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। 23 सितंबर 21 मार्च दोनों याद रखना है तिथि। पूछता है कि दिन और रात जो है किस तिथि को बराबर रहेगा, तो याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है। एक को शरद विषु कहा जाता है, एक को बसंत विषु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो बताइए। तो सबसे पहले कि अफ्रीका जो है विक्टोरिया जलप्रपात जो है कहाँ में है, तो अफ्रीका में है। किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में। तो जो अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है ना जामबेजी नदी पर है। किस नदी पर है, तो अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जामबेजी नदी पर है। किस नदी पर है, तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है मोसी ओवा तुन्या। ठीक है, यानी धुआं जो गरजे कहा जाता है, धुआं जो गरजे, धुआं जो गरजे वहाँ की स्थानीय भाषा है। और अगर हम बात करें तो ये कितना फीट ऊंचा है, तो ये 355 फीट ऊंचा है, ये ध्यान रखना है। और 108 मीटर ऊंचा है, यानी 355 फीट कहें या 300 क्या 355 फीट कहें, या आप इसको 108 मीटर कहिए। ठीक है, इतना जो है क्या है, हाइट है किसका, विक्टोरिया जलप्रपात का। ठीक है, इतना हाइट है विक्टोरिया जलप्रपात का, 355 फीट बोलिए या 108 मीटर बोलिए, इतना हाइट है। ठीक है, और एक रीजन भी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम लोग जितना प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उसके वजह से ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है सूख भी रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बताइए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो उड़ीसा में आप चले जाइए। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील जो है चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील है। ठीक है, तो जो चिल्का झील है वो किस पे है, तो उड़ीसा में है। कौन नदी, महानदी। ठीक है, तो ये जो चिल्का झील है वो महानदी डेल्टा पर है। ठीक है, तो ये चिल्का जो है झील याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चिल्का झील क्या है, ये ध्यान रखना है चिल्का झील की। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है, महानदी पर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर है क्वेश्चन हम लोगों का मेरे भाई कि भारत के झारखंड बंगाल कोयला जो बेल्ट है। ठीक है, भारत के जो झारखंड, ठीक है, झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गुड़वाना कोयला क्षेत्र जो है कहाँ में स्थित है। तो गुड़वाना कोयला क्षेत्र पूछ रहा है कि कहाँ में स्थित है। तो गुड़वाना जो है ना दामोदर घाटी में है। कहाँ पे है, दामोदर घाटी में है, ये ध्यान रखना है। और दामोदर घाटी में जो गुड़वाना कोयला क्षेत्र, इसे जो है जो कुकिंग कोयला है ना, कुकिंग कोयले का मुख्य केंद्र से माना जाता है, ये ध्यान रखना।
आगे है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना जो 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है? बताइए कि सबसे लिंगानुपात जो है सबसे अधिक कहाँ पे है भाई? तो सबसे लिंगानुपात जहाँ शिक्षित होंगे वहीं लोग लिंगानुपात सबसे अधिक होगा, तो केरल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या, वहां पे क्या होगा? ये ध्यान पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। ठीक है। तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो रहा है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वहां जो है क्या रहेगा? नियत रहेगा। वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। नहीं, वो नियत तो रहेगा नहीं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य का मान पॉजिटिव है तो उसकी ऊर्जा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो निर्मित होता है वो किस जलीय विघटन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो है होता है? तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड के विघटन से होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बता दीजिए भाई, संतरा आपने कभी खाया होगा, ठीक है, तो आपको खट्टा टाइप का लगता होगा, तो संतरे में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये याद रखना है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी ध्यान रखना। इमली में टाटरिक अम्ल होता है, ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। इमली में क्या सा होता है? तो टाटरिक अम्ल होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एसिटिक अम्ल सिरका में, टाटरिक अम्ल इमली में, या अंगूर में पूछे तो वो भी होता है टाटरिक अम्ल अंगूर में भी। और सिलिसैलिक अम्ल जो होता है वो किस में होता है? तो दर्द निवारक अगर आप दवा खाएंगे तो उसमें जो है सिलिसैलिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। बोला कि इनमें से कौन सा जो है रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है? ठीक है। कौन सा रक्त समूह जो है क्या है? यूनिवर्सल है। तो ये ध्यान रखना है कि ये है O। क्या है? O। नेक्स्ट हमारा है सार्वभौमिक मतलब सर्वदाता। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी जो है सब क्या खून ले सकता है, वो जो है सबको खून दे सकता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की 26 मई 2024 को बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमेल को यह किस देश ने नाम दिया था? रेमेल तूफान जो रेमेल आया था इसका नाम जो है किसने दिया था? तूफान रेमेल का। ठीक है। तो देखिए तूफान रेमेल का जो नाम दिया था वो ओमान ने दिया था। किसने दिया था? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2023 में ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये जो है ना नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन कि मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है? तो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा, उसी से संबंधित है आपराधिक न्याय। ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, कितना इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में हम 56 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, यानी इसको टोटल करने पर कितना आया? 4 आया। यहाँ पे समझिए। फिर इसको हम कर लेते हैं, तो पंचौ पहले तो इंटू है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। ठीक है। तो पंचौ के 20 -6 यानी हो गया ये -26। ठीक है। फिर उसके बाद भागा है, तो 25 में से 33 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 12 हो जाएगा। ठीक है। और 12 भागा ये है। ठीक है। और प्लस क्या है? 4 है। हाँ, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 12 8 कितना हो जाएगा? अरे यार 20 और 8 28 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ देखिए पंचों के 20 है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस तो 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए कहाँ गड़बड़ 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 कर दिए हम। इजी इजी है, इजी इजी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने थे, कितना आया? 27 में से 13 जाएगा तो 14, और 14 चौके 56 यानी -4 आया। यहाँ पे समझिएगा।
फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पंचों के 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 20 में से 6 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आगे चिन्ह है ना, तो -20 में से +6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14। तो ये हो जाएगा -14। अब इसको देखिए 20 है और 8 हो जाएगा, ये 8 और -8 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 28/14, तो 14 दूनी 28 और यहाँ +-4 तो 6, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √2 + √3 इसके किसके बराबर होगा। तो ये देखिए a + b और a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो माइनस आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी हो गया आंसर इसका -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है √56 है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो 56 को ऐसे ही लिखेंगे 56। ठीक है, और इसमें तोड़ेंगे 7 8, इन दोनों का अगर अंतर 1 है तो जो प्लस है वो बड़ा वाला आंसर है, जो छोटा है वो 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक डीलर अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का जो है दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन जो है 800 ग्राम है, तो उसके होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है और अच्छा के साथ साथ इजी भी है। अब हम सभी जानते हैं कि एक डीलर अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कि डीलर कह रहा है ना कि हम 100 रुपये में खरीदे हैं ना, तो 100 रुपये में हम बेचेंगे। तब ग्राहक कहेगा करे जितना में खरीदा है उतना में बेच रहा है, मतलब इसको फायदा क्या हो रहा है। तो फायदा कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है कि 100 में खरीदा है 1000 ग्राम और बेच रहा है ये 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम में क्या कर रहा है, घपला कर ले रहा है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का फायदा हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, तो 200 ग्राम का जो फायदा हुआ किस पे फायदा हुआ, तो कहिएगा कि इसका जो 200 ग्राम फायदा हुआ वो प्रतिशत लाभ, तो यानी 800 पे फायदा हुआ 200 ग्राम, और गुना हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, यानी कितना का फायदा हो गया भाई, तो 25% का फायदा इसको हो रहा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है, 480 में 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 480 में इसने जो है 2 घड़ी खरीदता है, वो एक घड़ी पर 15% की हानि पर और दूसरी घड़ी पर 19% लाभ पर बेच देता है, तो उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ी खरीदता है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो मान लेते कि एक व्यक्ति है 480 में 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि पहला घड़ी जो है 100 रुपये में खरीदा, यहाँ पे समझिएगा, ये पहला घड़ी जो है वो 100 रुपये में खरीदता है, तो दूसरा घड़ी कितना में खरीदेगा, तो 480 में से x घटा देंगे तो ये दूसरा घड़ी खरीदेगा। यहाँ पे तो समझ में आया होगा कि पहला घड़ी और दूसरा घड़ी, पहला घड़ी x में खरीदा तो दूसरा घड़ी जो है 480 में से x घटा देंगे तो ये दूसरा घड़ी का कीमत हो गया। अब बोल रहा है क्या, वो एक घड़ी को 15% हानि पर, यानी x का 15% करेंगे। ठीक है, एक घड़ी को 15% हानि पर यानी 85/100, और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी घड़ी का दाम कितना है 480 माइनस x, और इसको जो है 19% लाभ पर, यानी 19% लाभ क्या होता है 119/100। यहां से तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो क्या कटेगा, क्या कटेगा, तो लड्डू बटेगा सब में, 100 से 100 खत्म कीजिए इसको। ठीक है, 100 से इसको 100 खत्म कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 17 पचे होता है 85 और 17 सत्य होता है 19, यानी 5 और 7 बार में, तो ये हमारा इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बराबर इसको अगर हम गुना करेंगे 7 गुने 480। ठीक है, तो 480 गुने कितना हो जाएगा
7 और माइनस हो जाएगा 7x। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब ये 7x इधर हम उठा कर लेके आएंगे इसको इधर, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 480 गुने 7। इसको गुना नहीं करते क्योंकि काटना ही हमें। तो 12 छक 48 होता है ना, 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौके 48 यानी 40 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 40 और गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 280। अब देखिए एक का कितना घड़ी का आ गया 280। ऑप्शन में 2 गो 280 है, पहला ऑप्शन में भी 280 है और इसमें भी है, तो दूसरा घड़ी का भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि ए या बी आंसर होगा, बी और सी नहीं होगा। तो दूसरी घड़ी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरी घड़ी निकालने के लिए घड़ी का कीमत कितना है 480, एक घड़ी का निकल के आ गया 280, तो दूसरा घड़ी कितना हो जाएगा, तो सेकेंड घड़ी 480 में से 280 घटा देंगे तो कहिएगा कि 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 280 200 ये इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन जो था क्या था, आसान था, आसान ही क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य जो है ना 9,000 है। टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है, इसके मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। अब इसी के मूल्य पर जो वास्तविक मूल्य है 9,000, इसी के मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। वो फिर से इसे 10% बढ़ा देता है। 20% की छूट देने के बाद फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। तो इसका नया क्रय मूल्य जो है हमसे पूछा है, इसका नया जो है मूल हमसे पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 9,000 है, 9,000 का 20% करेंगे हम, तो 9,000 लिखेंगे, ठीक है। और इसका 20% यानी 80/100 छूट दे रहा है। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 9 8 7200 छूट देने के बाद अब बोल रहा है क्या, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। 10% यानी 110% फिर बढ़ा देते हैं। 110 से गुना करेंगे, 100 नीचे जाएगा तो 2 जीरो काट देते हैं। तो 11 से 11 दूनी 22, 11 7 77, आप दो कितना होता है 7920 रुपया आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 7920 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, ए और बी एक के कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे समझिए, ए है और बी है, ठीक है। ए और बी है जो कितने कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 10 दिन में और 12 दिन में कर सकता है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी एक कार्य को 10 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए जो है कितना दिन में 10 दिन में कर रहा है और बी जो है इसे 12 दिन में कर रहा है। ए जो है 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है, तो सबसे पहले इनका जो है हम क्या निकालते हैं टोटल वर्क। तो 12 और 10 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना निकाल लेते हैं, तो 60 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 छके 60 और 12 पचे 60, यानी ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 6। यानी कहने का मतलब है टोटल काम कितना है मेरे भाई, तो टोटल काम यहाँ पे आप देखिए टोटल जो काम है वो 60 है, ठीक है। जिसमें से टोटल काम 60 है, जिसमें से ए का काम कैसे कर रहा है, तो ए जो है वो काम कर रहा है 5 के स्पीड से और बी जो काम कर रहा है 5 के ए जो है 6 के स्पीड से और बी जो है 5 के स्पीड से। यानी समझिए कि टोटल 60 रोटी बनाना है आपको, ठीक है। और ए और बी नाम के बंदे को दिया गया काम, ए जो है वो पूरा दिन भर में 6 रोटी बना पा रहा है
और बी जो है पूरा दिन 5 रोटी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है। अब देखिए, पहला दिन ए काम करता है तो अगला दिन ए नहीं काम करेगा, बी काम करेगा। तो मान लेते हैं कि 2 दिन में ये काम कितना होगा, तो पहला दिन ए 6 रोटी बनाएगा, दूसरा दिन 5 रोटी बनाएगा, तो 2 दिन में 11 काम होगा। ठीक है, तो 11 में हम जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन में ये दोनों मिलकर जो है मतलब 5 दिन अल्टरनेट कर करके, यानी 2-2 दिन काम करेगा। 2 दिन को हम एक बार ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? यानी 2 दिन काम किया तो 11 रोटी बना रहा है। ठीक है, तो 11 में हम 60 से बनाएंगे तो टोटल ऐसे 5 जुड़वा दिन होगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, यानी 5 गुने कितना हो जाएगा, 10 दिन हो गया। तो 10 दिन में ये रोटी जो बनाया वो कितना रोटी बनाएगा, 11 पचे 55 रोटी बना जाएगा। तो 11 पचे 55 रोटी बनाया तो 60 में से 55 रोटी बन गया, बच गया 5 रोटी। जो बच गया 5 रोटी वो कौन बनाएगा, काम शुरू कौन किया है, ए, तो काम खत्म भी कौन करेगा, ए ही काम करेगा। ठीक है, और ए एक दिन में कितना बना रहा है, 6 बना रहा है। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में कितनी रोटी बना रहा है, 6 बना रहा है। तो काम है कितना, 5 हमारा, तो 5 बटा हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और 10 दिन तो 10.5/6 इसका आंसर आ जाएगा। 10.5/6, 10.5/6 यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो था ना इजी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए बंदा है, बी बंदा है और सी, इन तीनों मिल जा रहा है तो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेला इस काम को बोल रहा है कि 30 दिन में पूरा कर सकता है, ये लिखा हुआ है। तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो पहले इन तीनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब देखिए, ए एक दिन में 3 रोटी, बी एक दिन में 2 रोटी, और ए बी सी मिल के एक दिन में 6 रोटी। यानी ए जो है 3 रोटी बनाएगा, बी 2 रोटी, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 6 में से 5 गएंगे तो 1 आ जाएगा। अब बोला है कि सी को अकेले उस काम को पूरा, सी अकेले यानी टोटल 60 रोटी है, एक दिन में 1 रोटी बना रहा है, तो 60 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा, 60 डे लगेगा। ठीक है, तो 60 डे जिसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कितना क्वेश्चन नंबर है हमारा, 28 तो हो गया। अब 29 देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, श्याम और सुंदर एक काम को 16 दिन में और 24 दिन में कर रहा है। अब देखिए, श्याम जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 16 दिन में काम कर रहा है। श्याम जो है 16 दिन में काम कर रहा है, और सुंदर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे श्याम और सुंदर लिखना पड़ेगा हमें। तो श्याम एस एच से लिख दे रहे हैं, ये कितना दिन में कर रहा है, तो श्याम जो है 16 दिन में कर रहा है, और सुंदर जो है वो कितना दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। तो दोनों ने काम पूरा करने तक एक साथ काम किया, तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए, इन दोनों का एफिशिएंसी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो 16 3 एफिशिएंसी और 24 दूनी 48 2। अब टोटल काम कितना है, तो कहिएगा कि 48 काम है टोटल जो काम हमारा है वो कितना है, 48 है। ठीक है, और इन दोनों का एफिशिएंसी आप देख लीजिए कि इनका एफिशिएंसी क्या है। तो ए जो है श्याम जो है वो 3 रोटी बना रहा है एक दिन में, या 3 रसगुल्ला बना रहा है एक दिन में, और वहीं पे जो कौन है, सुंदर, वो 2 रसगुल्ला एक दिन में बना रहा है। टोटल 48 रसगुल्ले बनाना है। अब बोल रहा है कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद ना, श्याम काम बेचारा अकेले शुरू करता है और 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ता है। यानी 10 दिन तक तो अकेले काम किया, क्योंकि 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा, तो 10 दिन तक अकेले। तो श्याम 1 रसगुल्ला एक दिन में बना एक दिन में 3 रसगुल्ला बना रहा है। तो श्याम 10 दिन में कितना रसगुल्ला बनाएगा, तो 3 गुने हम क्या कर देंगे, 10 करेंगे। तो यानी कहिएगा कि 30 रसगुल्ला बन गया। तो बच गया रसगुल्ला कितना, तो बच गया 18 रसगुल्ला। ये 18 जो रसगुल्ला है
10 दिन के बाद कौन आ जाता है, तो सुंदर भी आ जाता है। तो जब सुंदर आएगा तो श्याम और सुंदर मिल जाएगा, तो एक दिन में कितना बनेगा, 3 और 2 5 रसगुल्ला। तो टोटल रसगुल्ला अब कितने हैं, तो कहिए कि टोटल अब जो है 18 ही रसगुल्ले बचे। तो 18 रसगुल्लों को बनाने के लिए कितना से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में 5 है, तो 15, 3/3/5 हो जाएगा। अच्छा, 10 दिन उधर काम हुआ और 3 इधर, तो 13 दिन हो गया ना। अब देखिए 10 दिन इधर तो काम किया श्याम, और फिर इसके बाद श्याम और जो है इसके साथ काम किया, यहाँ पे समझिएगा। 10 दिन तो काम किया कौन, श्याम, यहाँ पे समझिए। तो 10 दिन तक अकेले बेचारा श्याम काम किया, और फिर बाद में जो है 3 दिन तक शाम, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 3 13। यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो कितना लिखेंगे, 15, 3/3/5। तो 3/3/5 दिन तो अलग ही काम हुआ, किसके साथ काम शुरू मिलकर, तो सुंदर के साथ। तो 10 और 3 13, 13/3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 में क्या करेंगे, 3/3/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/3/5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, बॉयज है कितना, तो बॉयज है 3 और गर्ल्स है 2। ठीक है, अब बोला है कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, इसमें से 20% लड़कों की छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है पूरे लड़कों की संख्या में से, और 30% जो है 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है पूरे में से। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिला। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, अब देखिए 20% को मिला यानी 80% लड़कियों को नहीं मिला, 25% लड़कियों को मिला यानी 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति क्या है, नहीं मिला। यही ना कह रहा है क्वेश्चन। और एक स्कूल में लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। यहाँ पे समझना है बॉयज कितना है 3x है, गर्ल्स कितना है 2x है। तो टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें कुल, तो कितना है 3 और 2 5x है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति में प्राप्त छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो लड़के जो हैं कितने हैं, तो कहिएगा कि 3x है, लड़के जो हैं वो कितने हैं 3x है। ठीक है, और गुने इसका हम क्या करेंगे 20%, 20% यानी 20/100, ये तो पता होगा आपको। फिर वहीं पे लड़की कितनी है, तो लड़की जो है 2x है, तो इसका हम कितना करेंगे, तो 25%, क्योंकि 25% लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 20 60 हो गया और 25 दूनी 50 हो गया, तो 60 और 50 कितना होता है, तो 110 होता है। तो यानी 110 x बट्टा कितना हो गया 100 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/10x। यहां तक तो समझ में आया आपको। ठीक है, क्या है कि जो लड़का लड़की का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो इसमें से 20% लड़का पास हुआ, तो टोटल लड़का मान लीजिए 3x है, तो उसका 20% लड़का पास हुआ। फिर 25% लड़की पास हुई 2x का टोटल में से। तो इन दोनों का जो योग है टोटल, ये हमारा जो 11/10x है, ये क्या हमारा है, टोटल पासिंग स्टूडेंट है, लड़के और लड़की मिलाकर 11/10x। यहाँ पे समझिएगा। अब जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली उनसे कैसे निकालेंगे, तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी है 5x है। यहाँ पे समझिएगा टोटल लड़कियों की संख्या जो है 3 और 2 5x है, इनमें से छात्रवृत्ति
नहीं मिली वो कैसे निकालेंगे, तो जिन्हें मिली उसको हम घटा देंगे, तो टोटल कितना मिला है, तो 11x/10 को मिला है छात्रवृत्ति। तो जो बच जाएगा तो बचेगा कितना, 10 बचे 50 में से 11 जाएगा 39, यानी 39/10x को क्या मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिला है। ठीक है, अब यही परसेंटेज निकालना है, तो 39/10x टोटल कितना है, तो टोटल है 5 है, और गुना इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम, 10 से काटिए, 5 दूनी काटिए, और 39 दूनी 78, एक सिक्स खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि एक से ना, एक सिक्स खत्म, यानी 78% इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, इजीली। तो यहाँ 78% इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि एक आदमी के दैनिक कार्य में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी। तो दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो 35% का वृद्धि, तो हम क्या लिखेंगे, 35% की वृद्धि यानी 35%, और 25% की कमी यानी 25 माइनस, और क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, और फिर 35 गुने हम क्या करते हैं, 25 करते हैं। ठीक है, और बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ पे समझिएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे 35 में से 25 जाएगा तो करेंगे तो 10 आ जाएगा, और माइनस 35 बटा कितना हम कर देंगे, 4 कर देंगे। अब 35/4 को 4 8 है 32, यानी 8 पॉइंट समथिंग, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 से कम ही होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 8 32, यानी इसको हम काट कर कितना लिख सकते हैं, 8.75, 8.75। तो 10 में से 8.75 घटेगा तो कितना होगा, 1.25 इसका आंसर हो जाएगा, 1.25 इसका आंसर हो जाएगा, 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इजीली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ गई। अब यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15% बढ़ाया जा रहा है और फिर 20% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो वही करना है, 15 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, और प्लस माइनस माइनस 15 गुने 20 कर देंगे, और बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। हम डायरेक्ट एक स्टेप कर दिए हैं, 20 पचे 100 और 5 दिया 15। ठीक है, तो -5 -3 कितना हो गया, -8% की कमी हो जाएगी, -8% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, -8% की कमी हो जाएगी। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। चलिए, तो ओ देखिए इसका आंसर हो गया -8% की कमी। ए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन। एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, यानी 15 मिनट के अंतराल से चल रही है। ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है, तो स्पीड तो बोलिएगा कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितने अधिक चाल से चलना पड़ेगा कि 10 मिनट के अंतराल में साइकिल जो है क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या करा कुछ, साइकिल 15 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 24 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 15 मिनट में चलने के लिए क्या करेंगे, 15/60 से हम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 15 मिनट में वो कितना चलेगा। तो 15 चौके 60 और 4 छके 24, यानी यहाँ पे आपको समझ में आया कि 6 किलोमीटर जो है ये चलेगा 15 मिनट में। तो महिला की जो चाल हमें अगर हम बात करें तो 10 मिनट के बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और 10 मिनट के बाद, तो 10 इसको जो है मिनट में बदल देंगे, तो 10 बटा क्या हो जाएगा,
10 मिनट है तो घंटा में बदलेंगे तो 10/60 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10×6 = 60 और 6×6 = 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगी तो, ठीक है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और पहला चाल कितना था, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्या कह रहा है कि एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार जो है 8 घंटे में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो मान लो कि डिस्टेंस जो है निश्चित दूरी तय करता है, यानी 8 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस क्या है, डी किलोमीटर है। तो 8 घंटा में तय की गई निश्चित दूरी कितना है, डी किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी जो है तय करता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करना है। अब एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। तो हम डी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है पूरा है वो कितना है, तो डी है। चलिए डी हो गया डिस्टेंस, ये समझना है। अब बोल रहा है कि क्या कि यह जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधी दूरी तय करता है। मतलब एक डिस्टेंस है जो 8 घंटा में कवर करता है, तो 40 के स्पीड से वो दूरी कितना करता है, 40 के स्पीड चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो डिस्टेंस की आधा दूरी करता है, यानी डी बटा क्या, 2 जो है कवर करता है, ये ध्यान रखना है। तो समय हम क्या निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम अगर हम बात करें तो टाइम निकल कर कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी 80, यानी डी बटा कितना आ जाएगा, समय 80 आ जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरी आधी तय करता है। पहली आधी तो 40 के स्पीड से चला और दूसरी आधी 60 के स्पीड से चला। तब 60 के स्पीड से चला तब जो है T2 टाइम निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो डी बटा 120 हो जाएगा। डी बटा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुल समय जो है 8 घंटा दिया हुआ है, तो पहला डी बटा 80 है और दूसरा डी बटा 120 है। ठीक है, और कुल समय कितना लगा है, तो 8 घंटा लगा है, 8 आवर लगा है। तब हम डी का मान निकाल देंगे। तब डी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 384। डिस्टेंस 384 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो बन गया। ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर के क्वेश्चन क्या है कि जूली जो है 18 सेकंड में 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जूली जो है 18 सेकंड में कितना है, 140 किलोमीटर की दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 140 मीटर। सेकंड कितना है, 18 है, तो 140/18 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा स्पीड निकल गया, यानी 100 कितना, 140/18 करेंगे। तो ये मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में देखिए किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो इसको जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 18 बट्टा हम कर देंगे 5। ये 18 से 18 खत्म हो गया। ठीक है, और इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 28 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर। तो 1 घंटा में दूरी तय करेगा 28 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 36 नंबर कि 5 जो है क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, यानी 5 लगातार सम संख्या का औसत कितना है, 40 है। यानी 5 × 40 तो कितना हो जाएगा, 40×5 = 200, इनका योग। अब बोला है कि इन संख्या में सबसे छोटी संख्या का मान क्या है, ज्ञात करना है। इसमें जो है सबसे छोटी संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है, 5 क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि 5 क्रमागत संख्या है, तो जैसे कौन संख्या होगा, x होगा,
और सम संख्या जो 2 से कटता है तो x है, तो अगला क्या होगा x+2 होगा, यहाँ पे समझना है। फिर अगला क्या होगा x+4 हो जाएगा, ठीक है। फिर x+6 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया क्रमागत, 1 2 3 4 5। अब पाँचों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और प्लस 6, 4 2 6 6 12 8 20, और इन सब का योग दिया हुआ है कितना 200 आया है। तो 5x बराबर 200 में से 220 घटेगा तो 180 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 15 5 6 30 यानी 36। तो 36 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 है, यानी 25 का औसत भार 50 है, तो इनका योग हम निकाल लेंगे। तो 25 पच्चे कितना होता है 125 होता है, यानी इनका योग कितना हो जाएगा 1250 ग्राम हो जाएगा। अब बोला कि यदि इनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर दिया जाए, इसमें से कोई एक और x शामिल हो जाता है, तो पहले 25 वस्तु था अब 26 हो जाएगा, तो औसत भार जो है 500 ग्राम बढ़ जाता है। यानी पहले 1250 था, अब कितना बढ़ गया 500 बढ़ गया। तो 500 बढ़ गया तो इसको हम कितना लिखेंगे 17,500, 5 2 7 17,500 ग्राम, ठीक है। वो तेरी की, एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि 25 वस्तुओं का औसत भार जो है 50 kg है, तो ये 1250 आया, ठीक है। 1250 क्या आया केजी आया है, ये भी ध्यान रखना, ये 1250 क्या है केजी है। अब इसमें से बोला है ना कि इसमें से किसी अन्य वस्तु एक से शामिल होता है, इनमें से कोई अन्य वस्तु जो है एक से शामिल होता है, और औसत भार 500 ग्राम, 500 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो 0.5 लिखते हैं, ठीक है। 0.5 लिखेंगे तो यानी 0.5 केजी बढ़ा, तब ये कितना हो गया 1250.5 केजी हो गया। अब बोल रहा है कि तो औसत भार बढ़ा तो वस्तु x का भार कितना होगा, ठीक है। औसत में बढ़ के कितना 0.5 है, तो लगातार जो है बढ़ा है कितना 25-25 वस्तुओं में, क्योंकि बढ़ेगा तो सभी में। तो 25 25 कितना हो जाएगा 125, यानी 1.25 बढ़ जाएगा, यहाँ पे समझिएगा। तब यहाँ पे हम 1.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 1.25, यहाँ पे समझना इतना हो गया। अब बोल रहा है कि एक्स का भार निकालना है। एक्स का भार तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्स का भार कितना होगा। तो सबसे पहले कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, औसत भार में यार बढ़ जा रहा है ना, तो 50 पॉइंट कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है 500 बढ़ने पर। तब 25 वस्तु से 26 वस्तु हो गया, तो इनका अगर हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1313 केजी आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि जो बढ़ा है उसका कितना होगा भाई एक्स का भार, तो 1331 में से हम क्या करेंगे 1250 घटा देंगे, तो 1331 में से 1250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर 63 केजी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान था, देखिए थोड़ा सा मैं इधर उधर में, तो यह इसका हो जाएगा 63 केजी आंसर, ठीक है। यहाँ पे आई होप की समझ में आया होगा, इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा था बस वही समझना था, ठीक है। तो कभी कभी अगर नहीं समझिएगा तो क्या हो जाएगा मिस्टेक से हो जाएगा आपका उत्तर गलत। तो क्या कह रहा था कि 25 वस्तु है, तो 25 वस्तु का औसत भार जो है 50 है, तो इसको हम सबसे पहले योग निकालेंगे तो 1250 हो जाएगा, यहाँ पे समझिए। और बोला कि एक वस्तु का भार शामिल हो किया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम, योग नहीं औसत भार, औसत भार 50 है, तो इसी में 500 ग्राम यानी 0.5 ग्राम जो है, सॉरी 0.5 ग्राम जो है क्या हो गया बढ़ गया, तो 50.5 हो गया। तो ये जो 50.5 हुआ वो कितने का हुआ 25 एक शामिल हुआ तब ना हुआ, यानी 26 का, तो ये 26 का हो गया 1331, ठीक है। और यही 1331 में से 1250 घटाएंगे तो एक जो बढ़ा एक लड़का उसका निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दुकानदार में बिक्री की मात्र 4 अलग अलग जो है क्वार्टर के दर्ज जो है की जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित डेटा दिए हुए हैं, जैसे क्वार्टर 1 में 200 है, क्वार्टर 2 में 100 है, तो बोल रहा है कि प्रति क्वार्टर औसत बिक्री ज्ञात करना है, प्रति क्वार्टर औसत बिक्री औसत निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे 200 एक 300
ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 200, 300, तीन तीन छः, 6.5, और 6 और 5 11, एक 1200 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। और कितने क्वार्टर हैं, तो कहिए कि 4 क्वार्टर हैं, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो एवरेज कितना निकल के आएगा 300 आ जाएगा। तो 300 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड की जो आयु है वो ए की आयु से क्या है, आधी है। तो 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जा रहा है। 5 साल के बाद हो जा रहा है, यहाँ पे समझना है। 5 साल के बाद 11:6 हो जा रहा है। तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो है जेड की आयु हमें बताना है। तो देखिए, बोला कि जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की क्या है, आधी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जेड की वर्तमान आयु x है और ए की कितनी हो जाएगी, तो ये जेड का हो गया, तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2x। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष इन दोनों में जोड़ेंगे तो जैसे 2x + 5 हो जाएगा और x + 5 हो जाएगा। और इनका जो है अनुपात कितना हो जा रहा है, 11:6 हो जा रहा है। तो पहले x का मान हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x का मान, तो z की बोल रहा है 3 वर्ष बाद z की क्या हो जाएगी, तो x का मान 25 आया है। ठीक है, तो z है x है, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 25 और 3 जोड़ देंगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा z की। ठीक है, तो z इसकी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से जो है 24 वर्ष कम है। 24 वर्ष कम है और 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो उसके पिता की आयु जो है हमसे पूछ रहा है। तो पिता की मान लेते हैं कि y है और पुत्र की आयु जो है x है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 24 वर्ष कम है। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से कितना है, 24 वर्ष कम है। तो जैसे हम थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देते हैं कि पिता जो है, यहाँ समझिए, पिता जो है, जैसे मान लेते हैं कि पिता, फादर, ठीक है, फादर को हम मान लेते हैं कि y वर्ष है और सन जो है, पुत्र जो है, उसको मान लेते हैं x वर्ष है। अब बोल रहा है कि एक लड़की की आयु पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी x जो है बराबर कितना है, y - 24 के बराबर है। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। और 2 वर्ष में जो है, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा, y + भी 2 हो जाएगा। पिता भी 2 वर्ष, पुत्र भी 2 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 2 × x+ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखिए आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो कैसे आएगा, कैसे आएगा, यहाँ डायरेक्ट क्या कीजिए कि x बराबर जो है y - 24 डाल दीजिए। y + 2 है यहाँ पे, और जो x का मान है y - 24, तो y - 24 हम लिख देंगे और प्लस क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए y + 2 लिखेंगे और बराबर 24 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो 2y हो जाएगा और -22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y, तो y हो जाएगा माइनस, बराबर इधर जाएगा तो माइनस माइनस खत्म, तो 44 से 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पिता की आयु कितनी थी, तो पिता y माना गया था, तो 46 वर्ष का आयु हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इकतालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के वाक्य से संबंधित है। तो देखिए, शब्द है पुस्तक, शब्द क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक से हमें आपको क्या करना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो शब्द जो है संबंध पुस्तक से है, तो पुस्तक में आपको क्या मिलेगा, शब्द लिखा हुआ मिलेगा। जैसे किसी किताब को खोलिएगा तो उसमें शब्द ही तो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे कहानी है तो उसमें क्या है, छोटा छोटा शब्द मिलकर ही तो कहानी बनता है, सेंटेंस।
सेंटेंस मिल गया, स्टोरी बनता है, तो पुस्तक में आपको शब्द मिलेगा। तो वैसे ही संगीत में गीत मिलेगा, चीनी में मिठाई मिलेगा, ठीक है, या बिस्तर पर सोना मिलेगा, तो पेड़ पर पत्ता मिलेगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, पेड़ पर पत्ता सूटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख लीजिए कि ई एक्स ए को ये लिखा जा रहा है, एल डब्ल्यू क्यू को ये लिखा जा रहा है, तो के एन ओ को क्या लिखा जाएगा। तो ये बड़ी इजी हो जाता है। कैसे, अब यहाँ पे समझिए, ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो 2 गो में एम है, 2 गो में एन है, तो पहला हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए पहला है ई और उसके बाद कितना है 8, यानी 5 में +3 किया गया है तब 8 हुआ है। तो देख ले, अगला देख लेते, एल है और फिर उसके बाद है ओ है, ओ होता है 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या किया गया है, +3 किया गया है। तो के है, के कितना होता है 11, 11 में हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 का कोड कितना होता है एन, यानी एन से शुरू होगा। तो पहले ए ऑप्शन सी ऑप्शन खत्म, क्योंकि एम से शुरू है, तो या तो बी होगा ना तो डी होगा। अब अगला देख लेते हैं भाई, लेकिन हमें चेक करने का तरीका आना चाहिए, ऑप्शन को ध्यान से देखना है। एन के बाद दूसरा लेटर हमें निकाल देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो इसको डी मारकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर डी आएगा, बिना निकाले हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी मतलब डी ऑप्शन में है कि नहीं है डी वाला। अब देखिए एक्स है, तो एक्स का कोड कितना होता है, एक्स का कोड कितना होता है 24, ठीक है, और एस का कोड कितना होता है 19। तो यहाँ माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, तो -5 हुआ है। अब उसी प्रकार डब्लू का देखिए, डब्लू का कोड कितना होता है, तो डब्लू का कोड होता है 23 और लिखा हुआ है आर, आर का कोड है 18, यानी -5 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं एन है, तो एन का कोड कितना होता है, तो कहेगा कि एन का कोड तो होता है 14, और 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 9, और 9 पे क्या होता है आई होता है। तो आई बताइए किस में है, डी में है। हमने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर डी होगा। कैसे, क्योंकि देखिए ये तो होगा नहीं, एन एच डब्ल्यू है, एन आई भी है, तो दूसरा वाला में देखिए, दूसरा वाला आई है, सब में आई आई लिखा हुआ है, एक में छोड़कर, तो इसको हम ना लेकर डी मार देंगे, ये हमारा समय बचता और आगे बढ़ते। तो इसमें रिक्स होता है, कभी क्या होता है कि कभी कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो समय आपके पास कम है तो रिक्स ले सकते हैं, नहीं तो अगर है तो आप बना के लीजिएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन ईजी है। अब यहाँ पे देखिए 9 को क्या लिखा जा रहा है 729, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 9 जो है का क्यू होता है 729, 9 का क्यू कितना होता है 729। उसी प्रकार हम 11 का क्यू करते हैं, तो 11 का क्यू जो होता है वो कितना होता है, तो ये आपको पता होगा कि 1331 इसका आंसर हो जाएगा, 11 का क्यू 1331। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शुभम ने कहा, यहाँ पे समझिएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 44 नंबर का रहा है कि शुभम कह रहा है, शुभम नाम का एक लड़का बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब शुभम इकलौता है। इस तस्वीर में मौजूद एक तस्वीर को बता रहा है कि ये जो तस्वीर है, यह आदमी मेरी माँ के, मतलब मेरी माँ के बहू का पति है। अब शुभम का कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो उसकी माँ के बहू यानी शुभम की पत्नी हुई, और पत्नी की पति खुद हो गया, क्योंकि इसका ना कोई चचेरा अपना भाई है ना कोई है, इकलौता है, तो यानी खुद है। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, यानी संदर्भित मतलब दिखा रहा है, तो स्वयं को दिखा रहा है। देखिए एक लाइन का आंसर, इसको लिखने की समय जरूरत नहीं है। 45 नंबर है, देखिए एक तस्वीर को देखकर वंदना कहती है, वंदना जो कहती है, एक तस्वीर है सामने रख के कहती है, यह जो तस्वीर वाली है वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो अपने आप ऊपर जोड़िएगा, आपकी नानी की एकमात्र बेटे, यानी नानी का एक बेटा तो आपका मामू लगेगा, और मामू की एकमात्र बेटी तो आपकी ममेरी बहन लगेगी। तो वंदना अपने किसका जिक्र कर रही है, तो ममेरी बहन का जिक्र कर रही है। आसान हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा, ने फोटोग्राफ में एक व्यक्ति का फोटो है, अनीता कह रही है कि इस व्यक्ति की माँ की पुत्री मेरी माँ है, समझ में आया, उस व्यक्ति की माँ की पुत्री मेरी माँ है, यानी उस व्यक्ति से उसका संबंध क्या है, तो मामा का संबंध है, यानी भतीजी भांजी का संबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 47 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए 7 है, 56 है, 28 है, ठीक है। यहाँ पे समझना है 7 है 56 है, 7 को क्या लिखा गया है 56 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 7 8 56 होगा,
56 से 28 यानी 56 का आधा हो गया 28, फिर 28 में 8 गुना किया गया, फिर 224 का आधा किया गया, तब कि 112 में 8 गुना करेंगे तो 896 हो जाएगा। यानी पहले 8 गुना फिर आधा, फिर 8 गुना फिर आधा, फिर 8 गुना फिर आधा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्या है कि 85 फिर लिखा जा रहा है, 85 के बाद जो है लिखा जा रहा है 84, फिर 92 लिखा जा रहा है, फिर 65 लिखा जा रहा है, फिर 129 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई संबंध, तो देखिए 85 से 84 1 का अंतर है। ठीक है, 84 से 92 8 का अंतर है, 92 से 65 जो है कितना का अंतर है, तो 27 का अंतर है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, फिर 65 से 129 64 यानी 4 का क्यू, तो 129 से 4 यानी 5 का क्यू अंतर है, तो 5 का क्यू, तो 4 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला पद बेहद ही इजी क्वेश्चन है, 1 का क्यू 2 का क्यू का अंतर है। अब यहाँ 49 नंबर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा। भी लिखा जा रहा है, भी के बाद एस लिखा जा रहा है। ठीक है, भी लिखा जा रहा है, भी के बाद क्या एस लिखा जा रहा है, फिर पी लिखा जा रहा है, फिर एम। तो एम के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो देखिए भी से एस -3, एस से पी -3, पी से एम -3, एम से जे -3, यानी एम से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से विषम बताना है। बताओ भाई, ए बी सी डी 4 आकृति है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, इसमें से विषम देख लेते हैं। विषम आपको पता चल रहा है कि सब आधा आधा है, और ये जो है मात्र, यानी सी वाला विषम हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन अब बोल रहा है क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह के, अब देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, और एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के अंदर आ गया। तो यहाँ जो है दोनों क्या है, सर्कल है, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जब ए आंसर आएगा तो ए किस में है, तो डी में है ए, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पे बता दीजिए भाई कौन सा फिगर है। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, आपको लग रहा होगा कि सी ही इसका आंसर हो जाएगा। अरे यार एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए सुटेबल ज़्यादा है, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है 53 नंबर क्वेश्चन। 4 को 24/7 लिखा जा रहा है, 27/7 लिखा जा रहा है। तो ये कैसे लिखा जा रहा होगा कि 7 24 27/24 कैसे हो गया होगा। ठीक है, 6 जो है 1 5, 6 1 को 5 कैसे लिखा जा रहा है, 4 3 को 12/3 कैसे लिखा जा रहा है, तो ए और बी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन से चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन तीसरा से, दूसरा से, चौथा से। ठीक है, ए बी यहाँ पे करके समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे ऑप्शन से रखकर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन सी में ले लीजिए ए बी -1/b। ठीक है, ए बी मतलब 7 × 4 और -1, तो 7 का 28 -1 27/4, यानी सी को रखने पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर कि भाला भाला कैटापुल्ट पिस्टल राइफल तो बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है। तो भाला, फिर कैटापुल्ट, फिर पिस्टल, फिर राइफल। ठीक है, यानी ये सभी क्या है, ये सभी अगर आप बात करें तो ये सब हथियार है। ठीक है, चले आगे देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ जो है क्या है, एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ क्या है प्लस है, एन का अर्थ क्या है माइनस है, और पी का अर्थ क्या है भागा है। ठीक है, तो 44 एम 64 60 और 15 और 4 का मान हमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92। इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इजी होता है ये। नेक्स्ट हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 15 को क्या लिखा जा रहा है, 15 को 8 लिखा जा रहा है, 25 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 को जब 8 लिखा जा रहा है, 15 को 8, तो 25 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 15 को 8 लिखा जा रहा है, यानी कैसे लिखा जाएगा होगा, तो 15 में हम 3 से भाग देंगे और 3 जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। 5 को 5 से भाग दीजिए, 5 जोड़ दीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक विषय कोड में नेशन को 72 लिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेशन जो है, नेशन को 72 लिखा जा रहा है, नेचर को 78 लिखा जा रहा है, तो पिग्ड को क्या लिखा जाएगा। तो अब नेशन जो है वो 72 कैसे हुआ होगा, तो सबका कोड को आपस में जोड़ दिया गया होगा।
तभी हो गया होगा। समझ में आया ना। तो उसी प्रकार हम देखिए पी का कोड कितना होता है 16, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, के का होता है 11। ठीक है, बी का होता है बी है, ई का होता है 5 और डी का होता है कितना 4। ठीक है, अब सबको देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 40 आएगा और इनमें से सबको जोड़कर एक घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। आगे 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 पीछे देखते हो क्या। नेक्स्ट हमारा 58 कि विकल्पों में से दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच में एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनमें से असंगत है, तो उस नदी का चयन करें जो अन्य से क्या है असंगत है। तो वो कौन सी नदी है भाई, तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 1 5 32 और 228, एक के 5, 5 को फिर 32 लिखा जा रहा है। तो एक का पावर एक, एक हो गया, दो के पावर दो और प्लस एक 5 हो गया, 3 के पावर 3 प्लस 2 प्लस एक 32 हो गया, फिर 4 के पावर प्लस 4 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 1, 288 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार अभी 5 से शुरू करेंगे। तो 5 के पावर कितना लिखेंगे, तो 5 के पावर 5, 4 के पावर 4, 3 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 1 के पावर 1, उन सबको हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3413। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 61 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है अ, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीसरा शब्द हॉनर को क्या लिखा जा रहा है, तो नोबिलिटी। तो उसी प्रकार ह्यूमिलिएट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ह्यूमिलिएट को, हॉनर मतलब सम्मान, नोबिलिटी मतलब क्या होता है कुलीनता, ह्यूमिलिएट मतलब अमानना। तो इसको हम डिसएग्रेस कर सकते हैं, डिसएग्रेस मतलब होता है कलंक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्या कर रहा है कि इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। सर्वनामिक विशेषण के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ऐसा आदमी नहीं देखा, यही हमारा क्या है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 62 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध करना है। तो देखिए संन्यास शब्द जो है पहला ही हमारा क्या लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस युग में सही उल्टा लिखा हुआ है। जैसे दुकुल को क्या होता है प्रतिकूल, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सत्कर्म को निष्कर्म गलत है, अजर का विनाश, अविश्वास का अविश्वास, यानी ये हमारा डी आंसर जो है क्या है सही होगा। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अजर का जरा होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, सत्कर्म सत्कर्म का दुष्कर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जन्म में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं, तो जो जन्म में जन्म लेने वाला है उसे जलज कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह को क्या कहा जाता है, दुराग्रह। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, ना कि बहुज्ञ कहा जाता है। तो इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर, कौन सा विकल्प सही शब्दों का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कमल ज्योति रोशनी नहीं होगा, शशि शशांक और सुधांशु, ये सभी क्या है सही पर्यायवाची लिखा हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सभी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची लिखा। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना क्या। तो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये तो कहावत आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारा है 67 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि आधा तीर बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आधा तीर बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीर अगर हम बटेर मुहावरे का अर्थ बात करें तो आधा तीर बटेर यानी विभक्ति में आना होता है, या अनमोल मिश्रण से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे जो हमारा 68 से 70 क्या है गद्यांश है। तो गद्यांश हम पढ़ना है तो पढ़िए। ठीक है, ये गद्यांश है, रोक कर वीडियो आप क्या कीजिए पहले पढ़िए गद्यांश का। ठीक है, और गद्यांश पढ़ने के बाद जो है आपको क्या करना है इसको उत्तर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत लंबा गद्यांश है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला है क्या, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग जो है कौन सा है। तो हम पढ़िएगा तो पता चलेगा कि मलिन बस्ती और फुटपाथ सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे जो झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वहीं पे 69 नंबर है कि लेखक के अनुसार, जो गद्यांश पढ़ने के बाद इसमें पता चलेगा कि जो लेखक ने अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं इसके बारे में बताया है। तो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला जो उपभोक्ता होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो समाज के मध्यम वर्ग की समस्या के बारे में जो है, जीवन यापन में अधिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है ये। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बिग्यूल क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है बिग्यूल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बिग्यूल का मतलब होता है ठगना। बिग्यूल का मतलब होता है क्या, ठगना होता है, ये ध्यान रखना है। जिसे हम डिसीव भी कर सकते हैं। डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिनोनिम्स पूछ रहा था, एंटोनिम तो पूछा है नहीं। और वहीं पे अगर हम बात करें तो डिसेंचेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा डिसेंचेंट, इसका मतलब होता है मोहभंग। ठीक है, हैस्टेन का मतलब क्या होता है, हैस्टेन होता है हरी अप, जल्दी करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन कि फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग की अगर हम बात करें तो फ्लीटिंग का मतलब होता है अस्थायी या क्षणिक होता है। ठीक है, जिसे हम मोमेंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट्री क्या होता है, क्षणिक होता है। तो ये मोमेंट्री इसका। लास्टिंग तो पता ही होगा, मजबूत, अस्थायी, रेडी होता है, तैयार, कंप्लीट होता है, समुच्चय, पूर्ण। नेक्स्ट हमारा है 73 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर है कि कन्वेटस सॉरी कवेशियस का होता है। कवेशियस, कवेशियस भी कर सकते, कोवेटस भी कर सकते हैं। मतलब लालची या लोभी होता है इसका मतलब, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम बेनोवैलेंट भी कहते हैं। क्या, बेनोवैलेंट भी कहते हैं। एंटोनिम उल्टा पूछ रहा तो बेनोवैलेंट होता है दयालु, और कोवेचस मतलब होता है लोभी। और मर्सेनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक। ठीक है, मर्सेनरी। ठीक है, एवेरिशियस का मतलब होता है लालची, और इक्वास्टिव का मतलब होता है अर्जनशील। नेक्स्ट हमारा है 74 नंबर, स्वेर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा स्वेर का मतलब क्या होता है। स्वेर का मतलब की अगर हम बात करें तो मुड़ना या मोड़ना होता है। क्या होता है, मुड़ना या मोड़ना होता है। जैसे स्ट्रेटन कहते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, सीधा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पे आपको पता होगा ड्रूप का होता है झुकना। ठीक है, फिर लर्च होता है झटका खाना। डेविएट का मतलब होता है विचलित होना, ये ध्यान रखना है। वहीं पे अगर हम 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर क्या है, यहाँ पे जो है ना क्या है क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ए स्मॉल बिल्डिंग, क्या है क्वेश्चन की, स्मॉल बिल्डिंग या रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल या लार्ज जो है प्राइवेट हाउस, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम चैपल कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम चैपल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब छोटा गिरजाघर को कहा जाता है। और कैथेड्रल क्या होता है, कैथेड्रल जो होता है ना बड़ा गिरजाघर होता है। चर्च तो पता होगा। कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन मतलब होता है धार्मिक सभा या जनसभा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है 76 नंबर, बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइड ब्रेड, इसका जो है इडियम्स का मतलब क्या है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, तो इसका इडियम्स हो जाएगा मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आगे है 77 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द कफ। ठीक है, ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है। ऑफ द कफ की अगर हम बात करें तो ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कि एरर हमें देखना है, ग्रामेटिकली जो है एरर है। अब यहाँ पे देखिए, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वेयर ब्राउट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटोगेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर चिल्ड्रेन वेयर बाउट। ठीक है, जब दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़ा होता है ना, तब वाक वर्ब के पहले नाउन के अनुसार प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो कि सिंगुलर होता है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन, वाज यहाँ लगेगा ना कि वेयर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला ही हमारा है, वेयर लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब के रूप में वाज लगेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है जवाब देना है इसको। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। चलिए, तो यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन में का कि व्हाट आर एम्स ऑफ द कार्टूनिस्ट। इस अगर पढ़िएगा तो इसमें बताया गया है कि कार्टूनिस्ट का जो है एम क्या है। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट का जो एम है वो है टू मेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अबाउट पीपुल एंड चेंज रॉन्ग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज टॉक अबाउट। ये जो पैसेज था ये क्या बता रहा था कार्टून्स एंड देयर पर्पस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर में जहाँ एसेरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेरीज, यहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्ट कहा जाता है उसे। ठीक है,
अब यहाँ देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, सीपीयू के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आता है। नेक्स्ट हमारा है 83 नंबर कि कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कैसे प्रतिक्रिया देना है, यानी ये जो है काम कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट हमारा है 84 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का जो है उपयोग किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है। तो देखिए कैश मेमोरी जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है कैश मेमोरी। नेक्स्ट हमारा है 86 नंबर क्वेश्चन कि एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कि प्राथमिक मेमोरी के बारे में हमें क्या करना है, विचार करना है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु जो है आंकड़े प्रदान करता है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। निर्देश योग्य यानी रोम या प्रोम या प्राकृतिक में गैर वाष्पशील होता है और एक बार के लिए जो है निर्देश योग्य ओटीपी युक्त होता है, बिल्कुल सही। मिटने वाला निर्देश योग्य में ई प्रोम, इसे पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है, भी सही है। गतिशील ड्राम चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को जो है संग्रहित करते हैं, भी सही। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक संग्रहक उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह जो है क्या नहीं कर सकता है, तो वह जो है सभी विकल्प सही है, यानी अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन और फेज परिचालन नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है तो सही विकल्प सही है, मतलब ये इन तीनों में से नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, क्या परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 89 नंबर, इनमें से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स जो है ना, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नेक्स्ट हमारा है 90 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन उद्देश्य जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक है जो है व्यापारी टूल के रूप में भी किया जाता है और संचार की सुविधा के लिए भी किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 91 नंबर क्वेश्चन की एक शॉर्ट एलोगोरिथम। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक शॉर्ट एलोगोरिथम की अगर हम बात करें तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लिस्ट में सबसे छोटा आइटम ढूंढे और इसे लेफ्ट मोस्ट बिना क्रमबद्ध एलिमेंट के साथ बदलेंगे, या पहले वर्गीकृत एलिमेंट से जो है प्रक्रिया को दोहराएं और यह निम्नलिखित में से किस सेटिंग जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अनुरूप बताता है। ये जो आता है ना, ये सिलेक्ट सॉर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता का सबसे अच्छा जो है दर्शाता है, तो वो है एक अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बांधा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8 बिट में सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है। तो 8 बिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, तो 255। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर है, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण फंक्शन से संबंधित रखता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना और पेस्ट करना और मूव को डिलीट करना, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। टेबल्स की रचना और एडिटिंग करना, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता है का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किया गया डेटा को स्वचालित करने के लिए जो है किया जाता है, तो वो ऑटोफिल से कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमएस ऑफिस से मतलब एमएस जो पावर पॉइंट होता है उसमें एक स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए गतिशील तरीका प्रदान करती है, तो वह ट्रांजिशन करती है। नेक्स्ट हमारा है 97 नंबर क्वेश्चन कि ब्राउजर पर एक जो नया टैब खोलने के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है। नया टैब जो होना है तो किससे हम खोल सकते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात है, Ctrl+T से हम खोल सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+W से भी देखिए विंडो होता है, Ctrl+Y से क्या होता है कि अंडो होता है। ठीक है, Z से रीडो होता है, O से ओपन होता है, S से सेव होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और T से नया टैब खुलता है। नेक्स्ट है 98 नंबर
कि ईमेल लिखने तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है जो टू फील्ड होता है उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो भेजेंगे कैसे, खाली छोड़ देंगे तो। लैन मैन और वैन में सही व्यवस्था को बताना है, तो लैन वैन और लैन मैन और वैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तीनों में सही व्यवस्था को जो है हमें समझाना है, तो पहले लैन फिर मैन फिर वैन, लैन मैन वैन, ठीक है। तो जे के यानी लेटर वाइज याद रखना, एल एम और डब्ल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मौजूदा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करके आप जो है निम्न का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो किससे हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मोडेम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 100 प्रश्न जो है कंप्लीट होता है, 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस के भी क्वेश्चन हमने देखे। अगले सेट में मिलेंगे। जय हिंद, राम राम। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।